दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। एपिसोड 16, निदान की क्रूरता। पंक्ति नम आंखों से निदान की तरफ देखते हुए कहती हैं, आखिर मेरी क्या गलती है जो आप मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं? क्यों? शादी के बाद से ही आप जैसा चाहते हैं वैसा ही मैं करती आई हूँ। कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कोई सवाल नहीं किए, आप कभी मेरे साथ प्यार से पेश नहीं आए, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज आप मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हो निदान, मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पंक्ति का जवाब सुनकर निदान को एक पल को हैरानी हुई, क्योंकि वो हमेशा ही पंक्ति पर जोर जबरदस्ती करता रहता था, मगर आज पहली बार पंक्ति उसका विरोध कर रही थी। लेकिन अगले ही पल उसकी हैरानी गुस्से में बदल गई थी। वो सोफे पर से खड़ा हुआ और अपनी कोल्ड वॉइस में पंक्ति की तरफ देखते हुए कहने लगा, वाह, आज तो मेरी चिड़िया की जुबान चल रही है। अब तो मुझे तेरे उस यार के बारे में और ज्यादा जानने का मन कर रहा है, जिससे मिलकर तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई। हाँ। निदान अपना बेल्ट खोलते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। निदान की आंखों में गुस्सा देखकर पंक्ति घबराने लगी थी। निदान उसकी तरफ जाते हुए कहता है, तेरी हवस बहुत बढ़ गई है ना, और मैं देख सकता हूं कि तुझमें कुछ ज्यादा ही हिम्मत भी आ गई है। तो आज मैं तेरी हवस और हिम्मत दोनों को मिटा देता हूं। आज के बाद तू किसी और मर्द की तरफ आंख उठाकर भी देख नहीं पाएगी। पंक्ति ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती हैं, नहीं निदान, आई एम सॉरी, वो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह। पंक्ति हाथ जोड़कर निदान से माफी मांगते हुए पीछे जा रही थी और निदान बेल्ट अपने हाथों में लपेटे हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। पंक्ति उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन निदान बेरहमी के साथ उस पर बेल्ट की मार बरसाने लगा। वो बिना देखे बेल्ट से पंक्ति को मारे जा रहा था। दर्द के मारे पंक्ति चीख रही थी, रोए जा रही थी, लेकिन निदान था कि उस पर बेल्ट मारे जा रहा था। वो पंक्ति को गालियां देते हुए उसको बेइज्जत करते हुए बेल्ट से मार रहा था। काफी देर तक मारने के बाद जब निदान का मन भर जाता है तब वो अपने हाथ से बेल्ट नीचे जमीन पर फेंक देता है। अब तक पंक्ति के शरीर पर बेल्ट के निशान पड़ चुके थे, उसके मुंह से और चोट से खून आ रहा था। इतने पर भी निदान का मन नहीं भरा था। वो पंक्ति के बालों को पकड़कर उसे खड़ा कर देता है और उसको देखकर हैवानियत भरे लहजे के साथ कहता है, बहुत जुबान चल रही थी ना तेरी, ये तो सिर्फ तेरे सवालों का जवाब था। अब मैं तुझे तेरी आशिकी लड़ाने के लिए सबक सिखाऊंगा। आज मैं तेरा ऐसा हश्र करूंगा कि तू कभी अपने सपने में भी गुलछड़े उड़ाने का सोच तक नहीं पाएगी। निदान की बात सुनकर पंक्ति की रूह कांप गई थी। वो ना में अपना सिर हिलाते हुए अपनी कांपती हुई आवाज में कहती हैं, न, नहीं, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं लेकिन पंक्ति की बात को अनसुनी करते हुए निदान उसके बाल पकड़कर कमरे में ले जाकर उसे बेड पर धकेल देता है। आज निदान किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। वो बेड के पास आते हुए अपने कपड़े खोल रहा था। पंक्ति उसे इस तरह देखकर नामे सिर हिलाते हुए बेड पर ही पीछे की ओर सरकती जा रही थी। निदान झटके के साथ पंक्ति की साड़ी को अपनी ओर खींच लेता है। पंक्ति अपने दोनों हाथ से खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। निदान को पंक्ति की आंखों में उसका खौफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर वो शैतानी हंसते हुए पंक्ति से कहता है, क्या हुआ पंक्ति डालेग, अभी से डर लग रहा है? अभी तो मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, तू देख साली, मुझे धक्का देती है। ये कहते हुए ही वो झटके से पंक्ति का हाथ हटा देता है और एक बार में पंक्ति के ब्लाउज को फाड़कर उसके सीने से दूर फेंक देता है। अगले ही पल निदान उसके ऊपर चढ़ गया था। आज निदान किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। निदान पंक्ति के साथ बहुत ही क्रूरता से पेश आ रहा था। वो पंक्ति के होठों को अपने दांतों के बीच में भरकर उसे बेरहमी से काट रहा था और उसके शरीर के उभारों को बड़ी ही बेरहमी के साथ दबाए जा रहा था। लगभग 15 मिनट तक उसके होंठ काटने के बाद वो उसके शरीर के हर एक अंग में अपने दांत गड़ाने लगता है। हर एक पल में दर्द के मारे पंक्ति की चीख निकल रही थी, लेकिन निदान तो आज हैवान बन चुका था। निदान बेरहमी के साथ पंक्ति के साथ जबरदस्ती करने लगा था, जिस वजह से पंक्ति को असहनीय दर्द हो रहा था। वो लगातार निदान से उसे छोड़ने की भीख मांगती रही, लेकिन निदान ने उस पर कोई रहम नहीं दिखाया। कई घंटों तक निदान की सिसकियां और पंक्ति की चीखें कमरे में गूंजती रही। रात के जाने किस पहर तक निदान की हैवानियत चलती रही। उसके बाद वो वहीं पास में निढाल होकर सो गया। वहीं पंक्ति उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके शरीर में इतना दर्द हुआ कि उसकी आह निकल गई। वो वहीं उसी हालत में बेहोश हो गई। अगली सुबह जब निदान की आंख खुली तो उसकी नजर पंक्ति पर पड़ती है। पंक्ति अब तक जो कि त्यों बेहोश पड़ी हुई थी। निदान उसकी तरफ एक नजर देखता है और अगले ही पल वहां से उठकर बाथरूम चला जाता है। निदान बिना पंक्ति पर ध्यान दिए अपने ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। इस तरफ सिया सुबह से बेचैन होकर बार बार बालकनी के चक्कर लगा रही थी। दरअसल पंक्ति और सिया की सुबह की शुरुआत लगभग एक साथ ही होती थी। पंक्ति सुबह आकर अपनी बालकनी के पौधों को पानी देती थी, वहीं सिया भी उस वक्त अपनी बालकनी में आकर चाय पीती थी और तभी दोनों सहेलियां एक दूसरे से कुछ देर बातें करती थी, फिर वापस अपने कामों में लग जाया करती थी। लेकिन आज काफी देर हो जाने के बावजूद भी पंक्ति अपनी बालकनी में नहीं आई और ना ही उसके पौधों को पानी दिया। यहाँ तक कि वो प्रांशी के बारे में भी कुछ पूछने के लिए भी घर नहीं आई, वरना अगर कभी प्रांशी दिन में भी घंटे भर से ज्यादा कहीं गई होती थी तो पंक्ति एक या दो चक्कर तो लगा ही लिया करती थी। लेकिन यहाँ तो प्रांशी रात भर से पंक्ति के पास नहीं थी, फिर भी वो एक बार तक उसके बारे में पूछने नहीं आई। यही सब सोच सोचकर सिया मन ही मन पंक्ति के लिए फिक्रमंद हो रही थी। सिया कभी बालकनी में जाकर पंक्ति की बालकनी को देखती तो कभी उसके घर के दरवाजे की तरफ जाकर देखती, लेकिन उसे पता था इस वक्त निदान घर पर ही होगा और वो निदान को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए जब भी निदान घर पर होता तो सिया पंक्ति के घर नहीं जाती थी।
अभी सिया उसके घर से पंक्ति के घर के दरवाजे को देख ही रही थी कि निदान दरवाजे से बाहर निकलता है। सिया निदान को देखकर अपने घर के दरवाजे के पीछे छिप गई। निदान ऑफिस चला गया। उसके बाद सिया पंक्ति के घर जाती हैं। सिया घर के दरवाजे की बेल को बजाती हैं, लेकिन काफी देर तक बेल बजाने के बाद भी जब पंक्ति दरवाजा नहीं खोलती तो सिया हल्के से दरवाजे को नॉक करती हैं, तो दरवाजा खुल जाता है। सिया पंक्ति को आवाज देते हुए अंदर आ जाती हैं। सिया पंक्ति को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाती हैं। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलती हैं तो सामने का नजारा देखकर सिया के मुंह से चीख निकल जाती हैं। एपिसोड 17 अयांश को क्या हुआ। सिया पंक्ति को आवाज देते हुए उसके कमरे में आती हैं, लेकिन जैसे ही सिया सामने का नजारा देखती हैं तो उसके मुंह से चीख निकल जाती हैं। पंक्ति। सिया दौड़कर बेड के पास चली गई। बेड पर पंक्ति अधमरी हाल में निवस्त्र पड़ी हुई थी। उसके कपड़े इधर उधर फटे पड़े हुए थे। पंक्ति के पूरे शरीर में चोट और काटने के निशान थे। पंक्ति के शरीर पर जगह जगह बेल्ट के निशान हो गए थे। जबरदस्ती करने की वजह से उसके अंगों में से खून बहा होगा, जो कि सूख कर थक्का हो गया था। पंक्ति को देखकर ही मालूम पड़ रहा था कि कल रात उसके साथ निदान कितनी बेरहमी से पेश आया होगा। पंक्ति की ऐसी हालत देखकर सिया की आंखों में से आंसू आ गए। पहले तो सिया ने पंक्ति के शरीर को अच्छे से ब्लैंकेट की मदद से कवर किया। फिर उसके सिर के पास बैठकर उसे जगाने की कोशिश करने लगी। सिया बड़े आराम से उसका सिर सहलाते हुए उसे पुकारती हैं, पंक्ति उठो, पंक्ति। लेकिन पंक्ति बिल्कुल भी नहीं हिलती हैं। उसे इस तरह देखकर सिया घबराने लगी थी। वो पास में रखे जग में से थोड़ा पानी लेकर उसके चेहरे पर छिड़कने लगती हैं। पंक्ति के चेहरे पर पानी पड़ने से पंक्ति धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं। उसने जरा सा हिलने की कोशिश की ही थी कि उसे अपने बदन पर बहुत दर्द महसूस हुआ और उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। पंक्ति को दर्द में देखकर सिया का दिल भर आया और उसकी आंखों से आंसू बह गए। वो रोते हुए ही पंक्ति से कहने लगी, पंक्ति, उस राक्षस ने तुम्हारी ये क्या हालत कर दी है। सिया को अपने पास देखकर पंक्ति का दिल भर आया और वो सिया के गले लगकर फफकते हुए रोने लगी। सिया ने भी उसको अपने गले लगाकर उसे रोने देती हैं, क्योंकि सिया जानती थी कि इस दुनिया में पंक्ति का ऐसा कोई अपना नहीं है जो उसका दुख सुन सके, इसलिए पहले तो सिया पंक्ति को जी भरकर रोने देती हैं। कुछ देर बाद जब पंक्ति का रोना थोड़ा कम होता है तो सिया उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराने लगती हैं। सिया बड़े ही शांत भाव से पंक्ति से कहती हैं, पंक्ति, शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर लेटो, मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई निकलती हूँ जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। सिया पंक्ति को बेड पर ही लेटाकर उसके लिए पेनकिलर लेकर आती हैं। उसे अपने हाथों से दवाई खिलाकर सिया पंक्ति के शरीर के जख्मों को साफ करके वहां ऑइंटमेंट लगाने लगती हैं। पंक्ति उसे मना करते हुए कहती हैं, रहने दो सिया, मुझे इन सभी की आदत है, मैं नहाकर आती हूँ। ये कहते हुए पंक्ति खुद को एक चादर से लपेटकर बाथरूम की तरफ जाने लगती हैं। वहीं सिया एक तक पंक्ति को जाते हुए देख रही थी कि इस नाजुक सी दिखने वाली लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, जो कम उम्र से ही जिंदगी के द्वारा दिए हुए हर जख्म को सहन करती जा रही हैं। करीब 20 मिनट बाद ही पंक्ति बाथरूम से नहाकर निकलती हैं। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई दिख रही थी, जैसे वो काफी देर तक रोई हुई हो। इतनी देर में सिया ने पंक्ति के लिए गर्मा गर्म वेजिटेबल का सूप बना दिया था। सिया पंक्ति को बेड पर बैठाती हैं और सूप पीने के लिए देती हैं। पंक्ति बिना कुछ कहे वो सूप लेकर पीने लगती हैं। सिया अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए पंक्ति से कहती हैं, पंक्ति, तू सूप पी लें और मेरे साथ अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलकर उस दानव के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर। पंक्ति बिना किसी भाव के यूं ही बैठी रहती हैं, उसे कोई जवाब नहीं देती। हालांकि सिया जानती थी कि पंक्ति कभी निदान की हिंसा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती थी, लेकिन आज पंक्ति का ऐसा हाल देखकर सिया का खून खौल रहा था। वो पंक्ति पर चिढ़ते हुए दोबारा से उसे कहती हैं, अब तुझे निदान के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करनी ही होगी, तू उसकी हिम्मत को और ज्यादा बढ़ावा दे रही है। पंक्ति एक नज़र सिया की तरफ देखती हैं, फिर एक गहरी सांस लेकर उसे जवाब देते हुए कहती हैं, पुलिस कंप्लेन कर दूं? उसके बाद क्या सिया, मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? क्या होगा मेरी बच्ची का? कौन हमारा साथ देगा? ये कहते हुए पंक्ति की आंखें नम हो गई थी। सिया उसके पास बैठकर कहती हैं, मैं हूं ना, इसमें गौरव भी हमारा साथ देंगे, तू बस एक बार हिम्मत तो कर। पंक्ति अपना सिर ना में हिलाते हुए कहती हैं, मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। सिया, तू मेरी इकलौती दोस्त हैं, जो मेरे सुख दुख की साथी बनती हैं, और मैं निदान को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो हैवान है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके दिल में जहर है। तुझे क्या लगता है, क्या वो मुझको ऐसे ही जाने देगा? पंक्ति की बातें सुनकर सिया हार जाती हैं। वो चाहे लाख पंक्ति को समझा ले, लेकिन वो तब तक उसकी मदद नहीं कर सकती जब तक पंक्ति खुद अपने प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ अपने कदम नहीं उठाती। तारांकन। दूसरी ओर युग अपने विला में था। वो अपने स्टडी रूम में था। युग ने अपने एक हाथ में ब्लैक कॉफी का मग पकड़ा था और दूसरा हाथ उसकी पेंट की जेब में था। वो बड़े ही शान से अपनी बालकनी में खड़ा बाहर की ओर देखकर कॉफी पी रहा था। तभी उसके स्टडी रूम में अर्नव आता है। अर्नव के आने की आहट पाकर युग पीछे मुड़कर एक नजर अर्नव को देखता है और फिर अपनी कॉफी पीने लगता है। अर्नव युग के पास आकर खड़ा होते हुए कहता है, क्या बात है मी, युग मल्होत्रा, आज आपका इरादा ऑफिस जाने का नहीं लगता? दरअसल युग को कल रात अयांश का उसकी मां के बारे में पूछना परेशान कर रहा था, इसलिए आज वो अयांश के पास रहना चाहता था। युग ने कभी ये नहीं सोचा था कि अयांश इतनी जल्दी अपनी मां के बारे में पूछेगा, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अयांश को कैसे समझाए कि उसकी मां कहाँ है। अर्नव उसे किसी सोच में खोया देखकर एक बार फिर से उससे कहता है, क्या बात है दोस्त, किन ख्यालों में है? क्या कल रात पार्टी में कोई लड़की पसंद आ गई है क्या? अर्नव के मुंह से लड़की का जिक्र होते ही युग की आंखों के सामने पंक्ति का चेहरा आ जाता है और वो एक पल को उसके ही बारे में सोचने लगता है, लेकिन अगले ही पल को वो अपना सिर झटकते हुए कुछ खींचे हुए स्वर में अर्नव से कहता है,
तेरी हर बात लड़कियों पर ही शुरू होकर लड़कियों पर खत्म होती है क्या? अर्नव अपने दोनों हाथ हवा में खड़े करते हुए उससे कहता है, औक औक, मैं तो भूल ही गया था कि युग मल्होत्रा को लड़कियों से एलर्जी है। लेकिन ये तो बता कि आज तू ऑफिस क्यों नहीं आया? युग बालकनी से अंदर आते हुए उसे कहता है, अयांश की वजह से। अर्नव हैरानी से उसे सवाल करते हुए कहता है, क्यों? अयांश को क्या हुआ? एपिसोड 18 अयांश पर युग का गुस्सा। युग आज ऑफिस नहीं गया था जिस कारण अर्नव युग के विला में आया था। अर्नव के युग से ऑफिस न आने की वजह पूछने पर युग अर्नव को बताता है कि वो अयांश की वजह से आज ऑफिस नहीं गया। अब आगे अर्नव हैरानी से युग से पूछता है, अयांश की वजह से? अयांश को क्या हुआ? अर्नव के पूछते ही युग को बीती रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। दरअसल रात को पार्टी से लौटते वक्त अयांश ने युग से अपनी मां के बारे में पूछा था। उस वक्त तो युग ने कुछ डांट कर अयांश को चुप करवा दिया था, लेकिन घर आकर जब अयांश की केयरटेकर अयांश को नहलाकर सुलाने के लिए ले गई तो अयांश ने एक बार फिर से उस केयरटेकर से मां के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया। इस पर अयांश की केयरटेकर के पास कोई जवाब ना था, क्योंकि युग ने घर के सभी सर्वेंट को पहले कह दिया था कि कोई भी मां शब्द तक को अयांश के सामने नहीं बोलेगा, वरना वो अपनी नौकरी खो देंगे। इसलिए अयांश के बार बार पूछने पर भी वो केयरटेकर उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी। इस पर अयांश को गुस्सा आ जाता है और वो सारी चीजें इधर उधर फेंकता हुआ जोर जोर से रोने लगता है। अयांश के रोने की आवाज को सुनकर युग अयांश के कमरे में आया। कमरे में सारी चीजें खिलौने इधर उधर बिखरे हुए थे और अयांश जोर जोर से रो रहा था। युग कमरे का नजारा देखकर उस केयरटेकर की तरफ देखता है। केयरटेकर अपना सिर नीचे करके कुछ घबराई हुई युग को जवाब देती है, जी सर। वो अयांश बाबा बार बार अपनी माँ के बारे में पूछ रहे हैं। मैड की बात सुनकर युग की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो अयांश की तरफ जाने लगता है। अयांश अब भी रोए जा रहा था। युग बाहर से कितना ही सख्त क्यों ना हो, लेकिन वो कभी अपने बेटे अयांश पर गुस्सा नहीं करता था। इसलिए इस वक्त भी वो बड़े ही शांति के साथ अयांश को समझाते हुए कहता है, अयांश, मैंने तुमसे कहा था ना कि अब तुम इस बारे में कोई बात नहीं करोगे। लेकिन अब अयांश कहाँ युग की सुनने वाला था। वो तो अब अपनी जिद पर अड़ चुका था। इसलिए वो रोते हुए कहने लगा, नहीं, मुझे माँ चाहिए। मेरी माँ कहाँ है? युग अयांश को प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अयांश था कि बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था। बस रोते हुए एक ही बात की रट लगाए जा रहा था कि मुझे माँ चाहिए। युग झल्लाते हुए अयांश से कहता है, अयांश, तुम बेकार जिद कर रहे हो, अब बस करो, मैं कल तुम्हारे लिए बहुत सारे टॉयज लेकर आऊंगा। अयांश चिल्लाते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे टॉय नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए, मेरी माँ लाओ। युग को बार बार अयांश के मुंह से अपनी माँ का जिक्र सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसे मालिनी का ख्याल आता है। उसका ख्याल आते ही युग को बहुत गुस्सा आता है और वो अयांश को अपना हाथ दिखाते हुए गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए कहता है, चुप। बस अब एक शब्द तुमने और बोला तो मैं तुमको। युग ने इतनी जोर से चिल्लाया था कि अयांश बिल्कुल ही डर गया था। वो चुप हो गया और सहमा हुआ सा अपनी आंखों में आंसू लिए युग की तरफ देखने लगा था। आज युग ने पहली बार अयांश पर इतना गुस्सा किया था, यहाँ तक कि गुस्से में उसने अयांश को मारने के लिए अपना हाथ तक दिखा दिया था। अयांश भी युग को इतने गुस्से में देखकर बहुत डर गया था। युग अपने हाथ की मुट्ठी भींच लेता है और गहरी सांस लेने लगता है, लेकिन युग का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे मालिनी का धोखा याद आ रहा था। उसी औरत के कारण ही तो उसने अपने दादाजी को खोया था। उसे अपनी फैमिली से दूर होना पड़ा था और तो और मीडिया में तरह तरह की बातों का सामना करना पड़ा था। इन्हीं सब कारणों के चलते युग की कंपनी को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा था और अयांश इस वक्त उसी औरत के लिए जिद कर रहा था। तो युग का गुस्सा तो बढ़ना ही था। युग अपनी मुट्ठी भींचे बैग से उठता है और साइड पर पड़ा फ्लावर वास उठाकर नीचे फेंक देता है। उसने इतनी जोर से उस वास को फेंका था कि उसकी आवाज से अयांश ने डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर लीं। युग तेज कदमों से कमरे के बाहर चला गया और अपनी बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। उसने जेब से सिगरेट निकाली और उसको जलाकर फूंकने लगा। वो सिगरेट के लंबे लंबे कश भरकर अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था। युग ने एक के बाद एक करके पूरी सिगरेट का पैकेट खत्म कर दिया था। रात काफी गहरी हो चुकी थी और यहाँ युग का गुस्सा भी शांत हो गया था। युग अयांश के कमरे में जाने लगता है। युग धीरे से उसके कमरे के दरवाजे को खोलकर देखता है तो अयांश बेड पर सोया हुआ था। युग के जाने के बाद मैड ने अयांश के कमरे की सफाई कर दी थी और उसकी केयर टेकर सलमा ने उसे सुला दिया था। सलमा पहले से ही अयांश की केयर टेकर थी और अयांश भी सलमा से घुला मिला हुआ था, जिस वजह से सलमा ने अयांश को बहला फुसलाकर सुला दिया था। युग बिना कोई आहट किए अयांश के पास जाता है और आहिस्ता से उसके पास बैठ जाता है। अयांश इस वक्त नींद में था। उसका मासूम सा चेहरा लाल हो गया था। असल में युग को अब एहसास हो रहा था कि उसे अयांश के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो अयांश के सिर पर अपना हाथ फेरता है तो युग को एहसास होता है कि अयांश का सिर तो बुखार से तपा हुआ है। वो जल्दी से उसकी केयरटेकर को बुलाता है। सलमा भी जल्दी से अयांश का टेम्परेचर चेक करती हैं तो अयांश को हाई फीवर हो रखा था। वो अयांश की दवाओं में से बुखार की दवाई उसे पिला देती हैं। दवाई पीने के बाद भी अयांश का बुखार था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सलमा ठंडे पानी का बाउल लेकर आती है। युग वहीं बैठकर सारी रात अयांश के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रख रहा था, जिस वजह से सुबह होने तक अयांश का बुखार ठीक हो गया था। इसलिए युग ने आज घर से ही काम करने का सोचा था। इस वक्त युग अर्नव को अयांश का उसकी माँ के लिए जिद करने की बात को बता रहा था। अर्नव युग की बातों को सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, देख दोस्त, अयांश अपनी जगह बिल्कुल सही है। हर बच्चे को अपनी माँ के बारे में जानने का हक तो होता ही है, लेकिन तुझे अयांश पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। युग एक गहरी सांस लेकर कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं उसे उसकी माँ के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता।
अर्णव को भी युग की बात सही लगती है। फिर अर्णव युग को कहता है, युग तू अयांश का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में क्यों नहीं करवा देता? इससे अयांश के दोस्त भी बन जाएंगे और अयांश को अच्छा भी लगेगा। युग को अर्णव का सुझाव सही लगता है और वो इस बारे में सोचने लगता है। एपिसोड 19 प्रांशी का डर। इस तरफ निदान की जास्तियों के बाद भी पंक्ति खुद को संभाल कर अपने रिश्ते को संवारने की कोशिश में लगी हुई थी। अपने शरीर में निदान के दिए जख्म लिए हुए वो घर के कामों में लगी हुई थी कि तभी प्रांशी उसके पास आती हैं और उससे लिपट कर अपनी प्यारी सी आवाज में उससे कहती हैं, मम्मा आपको पता है कल मैंने और पीहू दीदी ने बहुत मस्ती किया और हम दोनों साथ में ही सो गए थे। पंक्ति उसे अपनी गोद में उठाती हैं, लेकिन बीती रात की वजह से उसे अपने शरीर में दर्द की लहर महसूस हो रही थी। फिर भी वो अपनी तकलीफ को अनदेखा करके मुस्कुराते हुए प्रांशी से कहती हैं, अरे वाह, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आपने कल पीहू के साथ बहुत मजे किए हैं और आपने मम्मा को कितना मिस किया। प्रांशी हंसते हुए कहती हैं, मैंने मम्मा को थोड़ा थोड़ा मिस किया था, फिर सिया आंटी ने मुझे बोला कि आप पापा के साथ बाहर गए हो और जल्दी आ जाओगे, इसलिए मैंने आपको ज्यादा मिस नहीं किया। प्रांशी के इतने भोले जवाब से पंक्ति हंस दी और इसी तरह दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ हंसते खेलते अपना दिन बिताने लगी। तारांकन। दूसरी ओर रवीश मल्होत्रा अपने केबिन में सेलिना के पापा रमेश अरोरा के साथ बैठे हुए थे। दरअसल सेलिना के पापा रमेश अरोरा चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी मल्होत्रा परिवार में हो और उनका बिजनेस मल्होत्रा फैमिली के साथ जुड़कर और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाए, इसलिए उन्होंने रवीश जी से युग और सेलिना की शादी की बात चलाई थी। शुरुआत में तो रवीश जी ने ये बात टाल दिया था क्योंकि वो युग के स्वभाव को अच्छे से जानते थे। साथ ही युग ने पहले भी परिवार के दबाव में आकर मालिनी से शादी की थी, जिस वजह से उसे बहुत कुछ झेलना पड़ा था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि इस बार युग के ऊपर किसी प्रकार के रिश्ते को लेकर दबाव बनाया जाए। लेकिन जब रमेश अरोरा ने रवीश जी को ये बताया कि उनकी बेटी सेलिना युग के साथ साथ अयांश को भी अपनाने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने शांति जी से इस रिश्ते को लेकर युग से बात करने को कहा था। आखिर वे भी तो युग के पिता थे और वे भी यही चाहते थे कि युग बीती बातों को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। रमेश जी बीती रात हुई पार्टी में सेलिना और युग की मुलाकात को जानकर ही आज रवीश जी से मिलने आए थे। रमेश जी युग के पिता रवीश जी से कहते हैं, रवीश जी, कल रात युग और सेलिना की मुलाकात हुई थी। सेलिना तो बता रही थी कि युग को वो बहुत पसंद आ गई हैं, इसीलिए वो अपने साथ अयांश को भी साथ लेकर आया था और तो और अयांश भी सेलिना के साथ काफी जल्दी घुल मिल गया था। अब जब बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो आप बोले तो हम युग और सेलिना की शादी की बात को आगे बढ़ाते हैं। रवीश जी बड़ी ही विनम्रता से उन्हें जवाब देते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है जो युग को सेलिना पसंद आई है। अगर ऐसा है तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन फिलहाल मेरी या शांति की युग से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको अभी कुछ नहीं कह सकता। वैसे भी ये युग का फैसला होगा, इसलिए युग को जब सही लगे तभी हम इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि रवीश जी की बात सुनकर रमेश जी को अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन फिर भी वो उनकी बात में सहमति जताते हुए उनसे कहते हैं, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको ये फैसला युग पर ही छोड़ देना चाहिए। रमेश अरोरा ने कह तो दिया, लेकिन मन ही मन वो इस बात पर कुड़ रहे थे क्योंकि वे चाहते थे कि जल्द से जल्द सेलिना और युग की शादी हो जाए। तारांकन। एक सप्ताह बाद आज प्रांशी का स्कूल में पहला दिन था, इसलिए पंक्ति उसे तैयार कर रही थी। पंक्ति उसके लिए स्कूल का सभी सामान ले आई थी। प्रांशी ऐसे तो खुश थी, लेकिन वो आज से पहले कभी अकेले घर के बाहर नहीं गई थी, इसलिए थोड़ी घबरा भी रही थी, जिसे पंक्ति अच्छे से समझ पा रही थी। इस वक्त पंक्ति प्रांशी के बाल बना रही थी, साथ ही साथ वो प्रांशी को अच्छा महसूस कराने के लिए उसके साथ कुछ ना कुछ बात किए जा रही थी। जब प्रांशी तैयार हो जाती हैं तो पंक्ति उसे स्कूल ले जाती हैं। दोनों माँ बेटी स्कूल के बाहर खड़ी थी, लेकिन प्रांशी काफी डर रही थी। तभी प्रांशी ने पंक्ति का हाथ कसकर पकड़ लिया और पंक्ति से कहने लगी, मम्मा मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं जाना, मुझे आपके पास ही रहना है। प्रांशी की बात को सुनकर पंक्ति अपने घुटनों के बल उसके सामने बैठती हैं और उसके गाल पर हाथ रखकर उसको समझाने के लिए कहती हैं, प्रांशी बेटा, मम्मा ने आपको समझाया था ना कि आपको बड़े होकर एक बहुत कामयाब इंसान बनना है और इसके लिए आपको खूब सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी और यहाँ आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ पर आपके नए नए दोस्त भी बनेंगे। आप तो कितने ब्रेव हो। और जब आपकी स्कूल की छुट्टी हो जाएगी ना, तो मैं यही बाहर आपका इंतजार करूंगी और फिर हम आइसक्रीम भी खाएंगे। ठीक है, अब आप अंदर जाओ। प्रांशी अपनी माँ को बाय करके अंदर जाने लगती हैं। प्रांशी को स्कूल जाता देखकर पंक्ति को बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि निदान की रूढ़िवादी सोच को देखकर पंक्ति को कहीं ना कहीं ये डर सताता था कि क्या निदान प्रांशी को एक अच्छी जिंदगी जीने देगा। लेकिन आज प्रांशी स्कूल जा रही थी, इसलिए इस वक्त पंक्ति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और पंक्ति अपने ही ख्यालों में गुम सड़क पर चलने लगी थी। इस वक्त पंक्ति का ध्यान सड़क पे नहीं था, जिस वजह से पंक्ति का ध्यान सामने से आ रही गाड़ी पर नहीं गया। जब उसे होश आया तो वो उस गाड़ी से टकराने ही वाली थी कि तभी दो मजबूत हाथ उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। उन दोनों को धक्का लगने के कारण वो जमीन पर गिर गए। पंक्ति की आंखें तो डर के कारण बंद हो गई थी। कुछ देर बाद जब पंक्ति को एहसास होता है कि उसे कहीं चोट का दर्द महसूस नहीं हो रहा, तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलने लगती हैं। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती हैं तो उसकी नजर युग के चेहरे पर पड़ती है। पंक्ति बस अपनी बड़ी 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 पलकों को झपकाते हुए युग को देख रही थी। इस वक्त सड़क के किनारे युग नीचे गिरा हुआ था और उसके ऊपर पंक्ति गिरी थी। क्या होगा युग और पंक्ति की इस मुलाकात का नतीजा? क्या युग सेलिना से शादी के लिए मान जाएगा? एपिसोड 20 चॉकलेट खाएगी। पंक्ति प्रांशी को स्कूल छोड़कर अपने ही ख्यालों में गुम चल रही थी। वहीं दूसरी ओर से अर्णव और युग भी उसी स्कूल से बाहर आ रहे थे।
दरअसल ये स्कूल अर्नव और युग के कॉमन दोस्त विजय शर्मा के पापा का स्कूल था, जिसका मैनेजमेंट युग का दोस्त ही करता था। जब अर्नव ने अयांश का स्कूल में एडमिशन कराने का सुझाव दिया था, तभी युग के मन में उसके दोस्त विजय का ख्याल आया। चूंकि ये उसी के दोस्त का स्कूल था तो यहाँ पर अयांश की सेफ्टी की भी चिंता नहीं थी। यही सब बातों को ध्यान में रखकर युग ने अयांश का एडमिशन इस स्कूल में करवा दिया था। इसलिए आज युग और अर्नव अयांश का एडमिशन करवाकर उसे स्कूल छोड़कर बाहर निकल रहे थे। वो दोनों स्कूल से निकल रहे थे कि तभी अर्नव को याद आता है कि उसने अपना फोन प्रिंसिपल के केबिन में ही छोड़ दिया है, और वो युग को 2 मिनट इंतजार करने का बोलकर वापस केबिन में फोन लेने के लिए चला जाता है। युग बाहर खड़ा होकर अर्नव का इंतजार कर रहा था कि तभी उसकी नज़र बेख्याली में चल रही पंक्ति पर पड़ती है। युग पंक्ति को पहचान गया था, वो उसे पहचानता भी क्यों ना, आखिर उसके वजह से ही तो अयांश माँ शब्द से रूबरू हुआ था। पंक्ति को देखकर युग को गुस्सा आने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र सामने से आ रही गाड़ी पर पड़ती है। युग देखता है कि पंक्ति का ध्यान उस तरफ है ही नहीं, इसलिए वो भागते हुए उस ओर जाता है और वो गाड़ी पंक्ति को टक्कर मार पाती उससे पहले ही उसे अपनी ओर खींच लेता है। इस वक्त सड़क के किनारे युग और पंक्ति नीचे गिरे हुए थे। युग पंक्ति के नीचे था और पंक्ति युग के ऊपर गिरी थी। अचानक से सामने गाड़ी के आ जाने पर पंक्ति घबरा गई थी और उसका दिमाग काम करना बंद हो चुका था। जब थोड़ी देर होने पर भी पंक्ति कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, तब युग उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें मेरे ऊपर गिरे रहना बहुत अच्छा लग रहा है क्या? युग की आवाज़ सुनकर पंक्ति हड़बड़ाती हुई युग के ऊपर से उठने लगती है। युग भी खड़े होकर अपने कपड़े साफ करता है, फिर वो पंक्ति की तरफ देखकर उसे कहता है, तुम पागल हो क्या? सामने से इतनी बड़ी गाड़ी आते हुए दिखाई नहीं देती क्या? पंक्ति सवालिया नज़र से उसे जवाब में कहती हैं, वो मैं मेरा ध्यान नहीं था। युग पंक्ति का हाथ पकड़कर उस पर कुछ चिढ़ते हुए उससे कहता है, और तुमने उस रात पार्टी में मेरे बेटे अयांश से क्या कहा था? पंक्ति पार्टी वाली रात को याद करती हैं, जिसमें वो एक बच्चे से मिली थी, लेकिन उसके साथ ही उसे उस रात किसी आदमी के साथ बात करने की गलतफहमी के वजह से निदान ने उसका जो हाल किया था वो याद आने लगता है, और उसकी हैवानियत को याद करके उसकी सांसें उथल जाती हैं। पंक्ति की आंखों में एक डर झलक आता है। वो एक झटके से युग का हाथ छुड़ाती हैं और हड़बड़ाती हुई कहती हैं, मुझे कुछ नहीं पता। पंक्ति इतना कहकर तेज कदमों से वहां से चली जाती हैं। युग हैरानी से पंक्ति को जाते हुए देख रहा था, तभी अर्नव वहां आ जाता है। वो युग एक ही तरफ घूरते हुए देखकर उसे पुकारते हुए कहता है, युग वहां क्या देख रहा है, और तू यहाँ पर मिट्टी में कुश्ती कर रहा था क्या? तेरे कपड़ों में इतनी मिट्टी कैसे लग गई? युग उसी तरफ देखते हुए कहता है, दैट्स स्टूपिड गर्ल। बिना कोई जवाब दिए भाग गई। अर्नव एक्साइटेड होकर उससे पूछता है, वाओ गर्ल? कौन सी गर्ल? तूने उसे प्रपोज किया क्या? युग अर्नव की बात सुनकर उस पर इरिटेट होकर कहता है, तू पागल है क्या? तेरा दिमाग बस एक ही डायरेक्शन में चलता है क्या? अब चल यहाँ से। युग आगे जाने लगता है और अर्नव भी कुछ ना कुछ बोलते हुए उसके पीछे आ रहा था। अरे यार, मैं तो चाहता हूँ कि तेरी एक अच्छी सी सेटिंग हो जाए, लेकिन तू तो मुझको ही बदनाम करने पर तुला हुआ है। अरे युग सुन तो, बता तो सही कौन थी वो लड़की? युग अर्नव की सारी बातें इग्नोर करता हुआ आगे जा रहा था, लेकिन वो अपने मन में खुद से ही सवाल करता हुआ सोचता है, वो लड़की डर क्यों रही थी? युग एक पल को पंक्ति के बारे में सोचता है, लेकिन अगले ही पल अपना सिर झटकते हुए मन ही मन खुद से कहता है, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? और ये सोचकर वो अपने दिमाग में आ रहे ख्यालों को झटक देता है। तारांकन। यहाँ स्कूल में प्रांशी सहमी हुई सी अपनी क्लास में बैठी हुई थी। प्रांशी बाहरी माहौल से अनजान थी। उसकी दुनिया बस उसकी माँ के आसपास ही घूमती थी। घर में सिर्फ उसकी माँ ही थी जो उसके साथ खेला करती थी, उससे बातें करती थी, और पंक्ति के अलावा एक सिया और पीहू ही थे जिनके साथ में प्रांशी खेला करती थी। लेकिन यहाँ पर सब कुछ नया नया सा था। उसके आसपास नए लोग थे जिनसे वो दूर रहने की कोशिश करते हुए वो एकदम पीछे चली जाती हैं। तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर खड़े एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी वहां पर किसी को जोर जोर से डांट रहा था। वो आदमी वहां का चपरासी था जो स्कूल के कॉरिडोर की सफाई कर रहा था। उस समय कुछ शरारती बच्चे वहां पर गंदगी करके भाग रहे थे, इसलिए वो आदमी जोर से चिल्लाते हुए उन बच्चों को डांटने लगता है। ये बच्चे, तुमको मालूम नहीं चलता है इधर मैं कब से सफाई कर रहा है और तुम यहाँ पर कचरा फेंकता हुआ जाता है। ये आदमी स्कूल के सबसे पुराने चपरासी वेणु गोपाल थे, जिन्हें सब वेणु काका कहकर बुलाते थे। वेणु काका मद्रास से थे, इसलिए उन्हें हिंदी कम बोलना आता था। वो बड़े प्यारे थे, लेकिन बच्चों की गलत बात पर उनको डांट दिया करते थे। स्कूल के पुराने चपरासी होने के कारण उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। वेणु काका उन बच्चों पर गुस्सा करते हुए डंडा दिखाकर उनसे कहते हैं, अब अगर तुम बच्चा सब यहाँ पर आया ना तो मैं ये डंडा लेके तुमको मारेगा। प्रांशी ये सुनकर डर जाती हैं। असल में प्रांशी ने कई बार निदान को पंक्ति के साथ बदतमीजी करते हुए देखा था। कभी कभी तो निदान प्रांशी के सामने ही पंक्ति के ऊपर हाथ उठा दिया करता था। इस वजह से इन बातों का प्रांशी के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ा था, जिस कारण अब प्रांशी के सामने कोई गुस्सा करता था या चिल्लाता था तो प्रांशी डर जाती थी। इसलिए जब वेणु काका ने बच्चों को मारने की बात की तो प्रांशी डर के मारे कांपने लग गई। तभी उसके कान में एक प्यारी सी आवाज सुनाई पड़ती है, हाय। प्रांशी उस तरफ देखती हैं तो वहां पर अयांश खड़ा हुआ था। अयांश उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था, लेकिन प्रांशी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसको चुप देखकर अयांश एक बार फिर उससे कहता है, मेरा नाम अयांश मल्होत्रा है, तेरा क्या नाम है? लेकिन प्रांशी अब भी कुछ नहीं बोलती है। वो चुप रहकर अपनी बड़ी बड़ी कांच जैसी साफ ब्राउन आंखों से अयांश को देख रही थी। डर के कारण उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी आ गई थी। अयांश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की कुछ बोल क्यों नहीं रही है, इसलिए वो अपनी पॉकेट से 2 चॉकलेट निकालकर उससे कहता है,
चॉकलेट खाएगी। प्रांशी कुछ देर सोचती हैं, फिर धीमे से उसके हाथ से दोनों चॉकलेट ले लेती हैं। इस पर अयांश अपनी प्यारी सी बोली में कहता है, अले तूने दोनों क्यों ले ली, एक मेरे लिए थी। प्रांशी अपने हाथ में से एक चॉकलेट अयांश को दे देती हैं और दोनों बच्चे साथ में चॉकलेट खाने लगते हैं। चॉकलेट खाते हुए अयांश एक बार फिर से प्रांशी से कहता है, तू पहली बार स्कूल आई है। प्रांशी बिना कुछ कहे अपना सिर हाँ में हिला देती है। अयांश फिर से उससे कहता है, मैं भी पहली बार स्कूल आया हूँ। मैंने तुझको मेरी चॉकलेट दे दी थी, तो अब तू मेरी दोस्त बन जाएगी। इस पर प्रांशी अपना मुंह बनाते हुए सोचती हैं, फिर अपनी मासूम आवाज में अयांश से कहती हैं, ठीक है, मैं तेरी दोस्त बन जाती हूँ, मेरा नाम प्रांशी है। अब प्रांशी अयांश के साथ बात करने लगी थी और दोनों इसी तरफ क्लास में साथ ही बैठ जाते हैं। क्या पंक्ति अपनी बेटी प्रांशी को अच्छी जिंदगी दे पाएगी? क्या कभी वो निदान के खिलाफ जाकर अपने हक के लिए आवाज उठा पाएगी? दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा है? हमें उम्मीद है कि आप लोगों जरूर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारा स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।